हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म आर नर्सिंग क्लासेस। मैं रोनित राज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। आज की जो क्लास है और आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट जो कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्यों ऐसा, क्यों फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी? क्योंकि साइकोलॉजी में आप के एक टॉपिक आप देखने को मिलेगा जो कि है डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। और यही सेम टॉपिक जब अपन फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, उस दौरान फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर उनको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकियाट्रिक नर्सिंग। और उस सब्जेक्ट के अंदर भी आपको ये सेम टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देखें, समझें और टॉपिक को पूरा क्लियर करें। क्लास में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स आज वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से हमसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं तो मेक श्योर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्लास है, अकेले भी पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ शेयर भी करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये टॉपिक पहुँच सके। हैंड रिटन अपन लोग नोट्स लिखेंगे इस क्लास के अंदर, तो मेक श्योर आप सब भी अपने जो है पेपर पेंसिल निकाल के पेन वगैरह निकाल के बैठें और हाथों हाथ नोट्स वगैरह लिखते हुए चलें। नहीं भी लिखोगे तो स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी तो आजकल अवेलेबल है ही, लिया स्क्रीनशॉट और हो गया काम। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को जो कि है डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार। डिफेंस मैकेनिज्म, अच्छा, इस टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे इसके टाइप्स हैं और इन्हीं टाइप्स को जो है हम सिंपली ये नहीं कि थियोरेटिकल वे में समझेंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी होंगे तो हम एग्जांपल लिखते हुए चलेंगे, एग्जांपल डिस्कस करते हुए भी चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें विदाउट एग्जाम्पल मज़ा नहीं आएगा, ना मेरे को पढ़ाने में और ना ही आप सभी लोगों को पढ़ने में। तो इसीलिए हम लोग इसको विद एग्जाम्पल जो है डिस्कस करेंगे, तो आप लोग भी जो है एग्जाम्पल लिखते हुए चलें। तो पहले डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं अपन लोग आखिरकार डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, क्या काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, और हमारे नर्सिंग के अंदर किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं या हमारे लाइफ के अंदर हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि ये कुछ ऐसे, अगर पहले हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग रक्षात्मक प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? रक्षात्मक, यानी कि रक्षा करने वाली प्रतिक्रियाएं, ऐसी क्रियाएं। अब किससे रक्षा करनी है? ये किससे रक्षा करनी है? कोई हमें मार रहा है, कूट रहा है, उससे रक्षा करनी है? नहीं। यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, किसने ये डिफेंस मैकेनिज्म दिया वो भी डिस्कस करेंगे और लिखते हुए चलेंगे जिससे कि ज़्यादा तुम लोग बोर ना हो। तो पहली चीज़, मेन टू मेन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। द डिफेंस मैकेनिज्म को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डीएम। द डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड जो है एक साइकोलॉजिस्ट हैं अपने समय के, उनके द्वारा जो ये टॉपिक, जो ये टर्म है डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे पहली दफ़ा क्या किया गया था, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। अब इन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया और यहाँ से ये पहला एमसीक्यू भी हो गया कि डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रीड के द्वारा। अब कब दिया गया ये भी तो जरूरी जानना है, ऐसे थोड़ी ना हवाबाजी है। इन ईयर, कब दिया गया? इन ईयर 1894। 94, इन ईयर 1894, 1894 के अंदर सिगमंड फ्रूड ने ये जो टर्म है डिफेंस मैकेनिज्म जो सबसे पहली बार यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था और आप सभी लोगों के सामने रखा था। दो पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब तीसरा पॉइंट, डायरेक्टली हम लोग इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। हिंदी में तो मैंने बताया आप लोगों को कि रक्षात्मक प्रतिक्रिया, कि रक्ष ऐसी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं या इंसान के द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं जिससे कि वो अपने आप को
प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को बचाव कर सके। लेकिन किससे बचाव कर सकें? जैसे कि मैंने कहा कि कोई मारा कूटी करने थोड़ी ना आ रहा है कोई अपन से। यहाँ पे हम लोग जो बचाव करेंगे, हम अपने आप से अपने आप को बचाएंगे। सर ये कैसी बात हुई, अपने आप से अपने आप को बचाएंगे? यानी कि देखते हैं, दो एमसीक्यू हो गए आप लोग के यहाँ पे। डेफिनेशन डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेशन। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। ये टॉपिक में जो है आप लोगों के, इसके आगे जो टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डिफेंस मैकेनिज्म, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? दीज आर द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल process which is used by a individual to make our self free from। अब यहाँ पे आएगा मेन पॉइंट, किससे बचाने के लिए? फ्री फ्रॉम। इसलिए मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, फ्री फ्रॉम एंजाइटी, कॉमा स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स, फुल स्टॉप। तो डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिनका एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल यूज़ करता है, उपयोग करता है, इस्तेमाल लेता है। क्यों? जिससे कि वो अपने आप को किसी भी प्रकार की एनजाइटी से, स्ट्रेस से और किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा सके। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ इस तरीके की सिचुएशंस में अगर पड़ जाता है, नेगेटिव सिचुएशंस में, या उसके जीवन में कहें कि किसी प्रकार की कोई नेगेटिव या पेनफुल सिचुएशन आ गई, अचानक से कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई, उसका बिजनेस में लॉस हो गया, या उसके फैमिली में किसी कोई एक्सपायर हो गया, या वो कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, या एक्स वाई जेड ऐसी किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव या पेनफुल सिचुएशन यदि आती है, और उस सिचुएशन की वजह से व्यक्ति क्या हो जाएगा? स्ट्रेस फील करेगा, एनजाइटी फील करेगा। अब यदि अपने आप को कोई भी पर्सन स्ट्रेस फ्री और एनजाइटी फ्री रखना चाहता है, तो उसको क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा? उसको यूज़ करना पड़ेगा डिफेंस मैकेनिज्म, यानी रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे आपके अपना वो जो सवाल था कि एक तरीके से हमको हमको खुद को, अपने आप को बचाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सिचुएशन भी हमारी, स्ट्रेस भी हमें हो रहा है, और बचाना भी हमें खुद को ही पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है? ये ऐसे टेक्निक्स हो गए, ऐसे तरीके हो गए जिसका एक इंडिविजुअल यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है अपने आप को एनजाइटी से बचाने के लिए। तो अगर इसको एक और तरीके से अगर आप लोग लिखना चाहें, तो लाइक एक डेफिनेशन तो ये हो ही गई। दूसरी डेफिनेशन यदि हम लोग देखें, दीज आर द टेक्निक्स which is used by an individual to relieve from any एनजाइटी। यहाँ पे भी वही टर्म आ गया, एनी एनजाइटी स्लैश स्ट्रेस which he or she is occur due to any negative या कहें पेनफुल सिचुएशंस। समझ गए?
तो यानी कि ये कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ इंडिविजुअल करता है टू मेक आवर सेल्फ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनजाइटी एंड स्ट्रेस। अपने आप को हर प्रकार के स्ट्रेस और एनजाइटी से बचाने के लिए। सडनली मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल पहले शुरुआत करते हैं एग्जांपल से। वो उसने 6 महीने का सेमिस्टर है और 5 महीने पढ़ाई नहीं करी है। आखिरी के 1 महीने में क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट का लोड उसके ऊपर आ जाएगा। चलो उसने ले दे के थोड़ी बहुत स्टडी करी और एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। थोड़ी बहुत स्टडी करी ना, थोड़ी बहुत से कौन पास होता है, एग्जाम में फेल हो गया। अब क्या होगा कि उसको डर लगेगा कि अब ये जो रिजल्ट है मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं, मेरी तो डांट पड़ेगी। वो धीरे धीरे क्या होगा, एनजाइटी और स्ट्रेस फील करने लगेगा। अगर उसने उस एनजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चले जाएगा। तो धीरे धीरे में भी चांस है सुसाइडल थॉट्स भी आ जाए। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी भी हो सकती है। तो वो क्या करता है व्यक्ति, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर सकता है। वो जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करके किसी प्रकार से भी अपने आप को उस होने वाली जो एनजाइटी और स्ट्रेस है उससे बचा सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल जनरल चीज़ें समझ में आ रही है ना कि लाइक ठीक है अपने आप को एनजाइटी से बचाना है, लेकिन तरीके क्या हैं। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे 11-12 समथिंग आपके टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिनको इंडिविजुअल जो है आम तौर पे अपने जीवन में इस्तेमाल करता है एनजाइटी से फ्री रखने के लिए अपने आप को। और ये जो 12 टाइप्स हैं ना, आप चाहें तो अपने आप को अपने अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं कभी भी। एक तरीके से तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है ना। क्योंकि आजकल स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो हम लोग डायरेक्टली आएंगे टाइप्स पे। इसको टाइप्स भी कह सकते हैं। कहाँ ध्यान जा रहा है मेरा भी है। टाइप्स या क्लासिफिकेशन। टाइप्स या क्लासिफिकेशन दोनों ही तरीके से एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म या क्लासिफाइड द टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो डिफेंस मैकेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है टू डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। कितनी कैटेगरीज के अंदर, टू डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। लिखते हुए चलेंगे और यहीं पे हम लोग सर जो भी हैं सब उनको लिख भी लेंगे। दो तरीके से क्या किया गया है बेटा, विभाजित किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। लाइक पहला है आप लोगों को देखने को जो मिलेगा, बहुत आसान है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब यदि इधर पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब एक ही व्यक्ति के जैसे दो नाम हो सकते हैं ना, इसी तरीके से पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म का एक दो नाम और होता है, जैसे कि अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। और इस तरीके से यहाँ पे इसके भी दूसरे नाम है भाई, क्या है, माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब कोई जरूरी है कि एक व्यक्ति के दो ही नाम हो, तीन नाम भी हो सकते हैं। तीसरा नाम क्या है इनका, यानी कि इसी के नाम है। तीसरा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि अब इस जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म बोले, अडेप्टिव भी बोल सकते हैं, मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इधर देखेंगे तो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये भी भैया नाराज़ हो जाएगा कि उसके तो दो नाम रख दिए, मेरा एक तो मेरे सॉरी इसके तो तीन नाम रख दिए, मेरे दो के नाम ही क्यों रखें। तो भैया तू भी एक और नाम ले ले। कोई बात नहीं, इसका नाम हो जाएगा, इधर मैच्योर था तो इमेच्योर, इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। तो बेटा ये टू टाइप्स के आपके कैटेगरीज हो गई, दोनों क्लासिफिकेशन हो गए। और इसके तहत काफ़ी सारे और भी क्लासिफिकेशन हैं और भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। ये समझ लिया आप लोगों ने कि एक ही चीज़ के तीन नाम है, कंफ्यूज नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स के अंदर क्या है, किसी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है, किसी के अंदर सिर्फ अडेप्टिव लिखा हुआ है, किसी के अंदर मैच्योर लिखा हुआ है। मैंने इसलिए तीनों ही नाम आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोग किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूज ना हो और ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब हम इनके डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या है, जैसे कि नंबर वन, रेशनलाइजेशन। नंबर टू,
रिप्रेशन। नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन। नंबर 4 सब्लिमेशन। नंबर 5 कंपनसेशन। और नंबर 6 इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो ये 6 टाइप हो गए किसके, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के, या कहें अडेप्टिव के, या कहें माल अडेप्ट सॉरी मैच्योर के, है ना। इसी तरीके से ये भैया भी नाराज ना हो जाए नेगेटिव वाले, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 6 टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म लिखेंगे। अच्छा, ये जो 12 अपन लोग लिख रहे हैं ना, ये तो 12 होते ही होते हैं। इसके अलावा 2-4 और आपको जो है छोटे मोटे अलग अलग से देखने को मिल सकते हैं। तो कन्फ्यूज़ ना हो, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बीएससी नर्सिंग के अंदर इतना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के, जैसे कि पहला हो गया डिनाइल। डिनाइल, इन सभी के आगे डिफेंस मैकेनिज्म भी लिखना जब भी एग्जाम में लिखो, लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म मैं लिख देता हूँ, वरना काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म, तो इसी तरीके से डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म, रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, फिफ्थ सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, एंड देन सिक्स्थ और लास्ट रिएक्शन फॉर्मेशन। तो 6 इधर और 6 उधर, इसके भी 3 नाम, इसके भी 3 नाम, 6 इसके टाइप्स और 6 ही इसके टाइप्स। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के 6 टाइप्स होते हैं, रेशनलाइजेशन, रेप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, कंपनसेशन एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, फॉर्मेशन, रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, सप्रेशन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। अब ये आगे की क्लास में हम इनको क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यानी कि बेटा वापिस समझाता हूँ, ये 12 के 12 कुछ ऐसे रक्षात्मक प्रतिक्रिया हैं, ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनको कि हम डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, और जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है कि इस डिफेंस मैकेनिज्म को या इनमें से किसी टाइप्स को कोई भी पर्सन इस्तेमाल करके, अपने ऊपर इस्तेमाल करके, यूज़ करके, चाहे तो अपने आप को किसी भी प्रकार की होने वाली एनजाइटी और स्ट्रेस से बचा सकता है। यानी कि उसके लाइफ में जैसी भी नेगेटिव या पेनफुल सिचुएशन आएगी, और उसकी वजह से जो उसको तनाव होगा, तो उस तनाव से अपने आप को निकालने के लिए और बचाने के लिए इन 12 के 12 टाइप्स में से वो कोई सा भी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिफेंस मैकेनिज्म, रेशनलाइजेशन से सारे जो कि हैं सभी तरीके की सिचुएशंस जो है फेस हो जाएंगी। अगर एक से ही अगर हो जाता तो 12 टाइप नहीं होते ना। अच्छा समझना वापस, अगर सिर्फ एक अकेले रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म से पर्सन की लाइफ की जैसी भी जो भी सिचुएशन थी, उन सिचुएशन से जो भी स्ट्रेस था, वो अगर सॉल्व हो जाता, तो आगे इतने सारे नहीं बनते। इसलिए अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं, जिनको कि हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, रेशनलाइजेशन से। लिखते हुए चलेंगे। रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म, पहला पॉइंट है अपना ये। रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म को यदि हम हिंदी में एक ही शब्द से समझें, जो कि है बहाने बनाना। क्या बनाना, बहाने बनाना। यानी कि अगर कभी भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, वरना पहले मैं थ्योरी बताऊंगा फिर एग्जाम्पल बताऊंगा, तो थोड़ा घूम जाओगे तुम लोग गोल गोल। तो रेशनलाइजेशन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल दिया, उसको अपने पेरेंट्स ने जो है पढ़ाने के लिए जो है सिटी में भेजा, और अच्छी से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज के अंदर एडमिशन कराया। लेकिन उस नालायक ने क्या किया, उस नालायक ने पढ़ाई नहीं करी। अब पढ़ाई नहीं करी तो उससे क्या हो गया कि वो जब भी एग्ज़ाम होंगे, फाइनल एग्ज़ाम या क्लास टेस्ट या जो भी मेन एग्ज़ाम्स हैं,
उसके अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। वो क्या होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। अब जब वो फेल हो गया तो उसको आगे कहीं ना कहीं वो रिजल्ट अपने पेरेंट्स को भी तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा, वो नहीं बताएगा तो टीचर्स बता देंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस सिचुएशन में क्या हो गया कि वो जो स्टूडेंट होगा वो थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेस फील करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा एनजाइटी फील करने लगेगा, घबरा जाएगा कि अब मैं कैसे अब इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ, किस तरीके से मैं अपने तनाव से लड़ूँ। क्योंकि अगर घर वालों को बताऊंगा तो वो तो मेरे में डंडे मारेंगे, या भाई साहब वो मेरे को पढ़ाई वढ़ाई छुड़ा के वापस अपने घर बुला लेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भैया इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा, यानी कि वो बेबात के और बिन मतलब के बहाने बनाएगा कि मैं एग्ज़ाम में इसलिए फ़ेल हो गया क्योंकि आप लोगों ने मुझे अच्छा रूम नहीं दिलाया। मैं एग्ज़ाम में इसलिए फ़ेल हो गया क्योंकि मेरे को पीजी में जो खाना मिलता था वो खाना अच्छा नहीं है। यानी कि इलॉजिकल काइंड ऑफ जो एक्सक्यूज़ है, जो रीजंस हैं, जो बहाने हैं, रेशनलाइजेशन देगा वो, यानी कि बहाने बनाएगा कि इस वजह से जो है मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और ये मेरी गलती नहीं है, जस्ट ये इस कारणवश हो गया। समझ गए? तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी ना, ऐसी सिचुएशन काफ़ी सारे स्टूडेंट फेस करते करते हैं। इसका एक एग्जांपल हो रहा है, लेकिन पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे। इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल makes a illogical reasons or excuses for their failure, and these excuses या कहें तो रीज़न भी कह सकते हैं, are not socially accepted। यानी कि वो अनाप शनाप बिन बहाने के, बिन बातों के बहाने बनाने लग जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। एक तो मैंने बता ही दिया कि एग्जाम में अगर स्टूडेंट फेल हो गया तो अनाप शनाप बहाने बनाएगा। दूसरा एग्जांपल और, सुबह सुबह कॉलेज जाते हो 8 बजे 9 बजे, है ना। अधिकतर ऐसा होगा कि मान लो कॉलेज का टाइम है 8 बजे का, लेकिन हम लोग पहुंच रहे हैं भैया 8:30 बजे तक। टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर्ड है, पहले से ही क्लास ले रहा है। अब स्टूडेंट आया क्लास के अंदर, सर मैं आई कम इन। टीचर बोलेगा आ जा भाई। टीचर क्या पूछेंगे कि भैया लेट कैसे आया तू, आधे घंटे लेट है तू, तो क्लास तो 8 बजे शुरू हो गई, तू आया 8:30 बजे। तो वो क्या बोलेगा, सर मेरा बाइक का टायर पंक्चर हो गया, सर मैं मेरे घर में जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सुबह टंकी में पानी ख़त्म हो गया तो मैं नहाने में लेट हो गया, सर मेरे को पीजी में खाना नहीं मिला, सर मैं कुछ खाना बनाने में लेट हो गया, सर मैं फलाने को छोड़ने गया था, सर मैं वो सामान लेके आ रहा था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो इलॉजिकल काइंड ऑफ रीजंस बनाना। चलो ये बहुत छोटा सा है चलो कभी कभार तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई स्टूडेंट एक बार दो बार तीन बार क्लास में लेट आ भी गया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे लेट आ रहा है, हर 2 दिन बाद लेट आ रहा है, तो उस जगह वो क्या कर रहा है, अनाप शनाप बहाने बना रहा है और उसके बहाने ही खत्म नहीं हो रहे। आपका टीचर जानता है अच्छी तरीके से ये आपकी बाइक का टायर पंक्चर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा कौन सा टायर है जो सिर्फ आपके ही बाइक का टायर पंक्चर होता है हफ्ते में 2 बार, वो भी 3 बार। अरे बढ़िया सा टायर लगवा लो, अच्छा सा टायर लगवा लो जो कि पंक्चर ना होए। ठीक है। तो इस तरीके से अनाप शनाप बहाने बनाना, वही आप लोगों का रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है, क्योंकि उसे पता है, उस स्टूडेंट को पता है वो क्लास के अंदर जाएगा तो उसे डांट पड़ेगी, सभी 30 के 30 या 40 के 40 बच्चों के सामने। तो वो क्या करेगा, पहले से ही अपना एक सॉलिड सा बहाना, जबकि वो बहाना बना के रखेगा कि मैं टीचर को ये बहाना दे दूंगा। लेकिन टीचर तो टीचर है भैया, पहले से समझदार है ना, उनको थोड़ा ना मालूम है। तो हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, ए स्टूडेंट, चलो रेड कलर से लिखते हैं ना, जिससे तुम लोगों को थोड़ा सा कहानी समझ में आ जाए। ए स्टूडेंट गेट फेल इन देयर फाइनल examinations and giving the illogical reasons to their family members
regarding their रिजल्ट। समझ गए? वही एग्जाम्पल लिखा है मैंने जो मैंने आप लोगों को अभी बोल के बता रहा था कि एग्जाम में फेल हो गया, अब बचना तो है ही पाता पिताजी से माताजी से, तो क्या करा, अनाप शनाप बहाने बना दिया। तो ये हो गया पहला डिफेंस मैकेनिज्म जो कि है आपका रेशनलाइजेशन। एक एक को टिक करते हुए चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कौन सा हो गया पहला अपना, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन हो गया। सेकंड हम लोग देखेंगे रिप्रेशन। और रिप्रेशन को बताने से पहले एक रिप्रेशन के बारे में छोटी सी बात और बता दूं। जब आप यहाँ पे रिप्रेशन पढ़ेंगे और जब आप यहाँ पे ये सप्रेशन पढ़ेंगे, देखो दिखने में लगभग बराबर सा है, रिप्रेशन सप्रेशन, थोड़ा सा अंतर है। इसी तरीके से थोड़ा सा अंतर इनके मतलब में भी है। सप्रेशन को तो हम आगे समझ ही लेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग रिप्रेशन पे ध्यान देंगे। और रिप्रेशन क्या है वो हम देखेंगे, रिप्रेशन पे आएंगे सेकेंड। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। कि भैया रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। रिप्रेशन यानी कि एक तरीके से कुछ भी ऐसी बातें, कुछ भी ऐसी चीज़ें, अब देखो यहाँ पे सिचुएशन बदल जाएगी। रेशनलाइजेशन में सिचुएशन अलग थी, अलग तरीके की सिचुएशन में हम लोग रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है हम अलग तरीके की डिफेंस सिचुएशन के अंदर इस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे, रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, रिप्रेशन बेटा ये होता है कि रिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है ना, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित हो गई, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी। अच्छा, ये जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म ये लोग जो भी व्यक्ति यूज़ करते हैं ना, तो उनकी लाइफ में जब भी कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन होती है, उसी के बाद जो उनको एनजाइटी और स्ट्रेस होता है, उससे बचने के लिए वो लोग इसको यूज़ करते हैं। सभी तरीके के जितने भी 12 के 12 हमने देखी। तो डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि अगर किसी पर्सन की लाइफ में कोई भी पेनफुल सिचुएशन आई, वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहा, स्ट्रेस में रहा, ठीक है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, समय के साथ ये होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ ड्यूरेशन, वो जो पर्सन है उसके दिमाग के अंदर वो जो सारी मेमोरीज थी, वो नेगेटिव सिचुएशन से रिलेटेड, उस नेगेटिव सिचुएशन के दौरान जिस भी तरीके की वो पूरी मेमोरीज थी, उसकी वो मेमोरीज क्या होंगी, धीरे धीरे रिप्रेस होने लग जाएंगी, धीरे धीरे एक तरीके से कहीं गायब होने लग जाएंगे, धीरे धीरे दबने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको समझे तो, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी बच्चा है, मतलब पर्सन है, उसके साथ बचपन में कोई घटना घटित हुई होगी, उसका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा, वो दो चार सीढ़ियों से गिर गया होगा। ऐसा हो सकता है कि उस वक्त उसको थोड़ा सा तनाव महसूस हुआ हो। अभी मान लो किसी की उम्र 15 साल है और किसी का जो है 7 साल 6 साल की उम्र में वो सीढ़ियों से गिर गया हो, या किसी बाइक वाले ने किसी को टक्कर मार दी हो, या उसके साथ किसी प्रकार की कोई इंजरी या कोई एक्सीडेंट हो गया हो। तो उस दौरान उसने क्या होगा कि शायद स्ट्रेस और एनजाइटी फेस करी होगी। लेकिन आफ्टर दैट जब वो 15 साल तक होने लगा, तो उसके दिमाग से वो जो मेमोरी थी उस इंसिडेंट्स की, वो थोड़ी सी रिप्रेस हो गई। यानी कि उसने जानबूझ के उसको भूलने की कोशिश नहीं की। समय के साथ आफ्टर अ ड्यूरेशन उस पर्सन के दिमाग से वो जो सिचुएशन थी थोड़ी सी क्या हो गई, रिप्रेस हो गई, दब गई, उसका जो है थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो गया, यानी कि अब उसको ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में याद नहीं है। तो रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि अनकॉन्शियसली, यानी कि व्यक्ति जानबूझ के नहीं, अनजाने अनजाने में उसके दिमाग से क्या होता है कि धीरे धीरे जो भी मेमोरीज होती हैं वो दबती चले जाती हैं और उसको कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा हमारे साथ भी हुआ होगा, बचपन में कोई चोट या छोटी मोटी चीज़ें हुई होंगी काफ़ी सारी, जिसको लेके हम उस वक्त बहुत परेशान थे, उस वक्त बहुत हम चिंता में आ गए होंगे। लेकिन क्या उन छोटी छोटी बातों को लेके या उन सिचुएशंस को लेके हम अभी तनाव में हैं? क्या नहीं है। हम अभी बिल्कुल भी तनाव में नहीं है। हमें पता है कि भैया, कि हमें यहाँ तक कि वो बातें भी नहीं पता, हमें ये पता है कि हमें वो बातें भी नहीं पता, हम पूरा दिमाग से निकल चुकी हैं वो सारी चीज़ें। इतनी चीज़ें होंगी, बहुत रेयरली कुछ ऐसा होगा कि कुछ एक दो मेमोरीज आपको याद होंगी आपके बचपन के किसी इंसिडेंट्स की, कि यार मैं तो छत से गिर गया था या सीढ़ियों से गिर गया था। लेकिन अब आप उतना स्ट्रेस फील करोगे कि नहीं ना, जिंदा बच गए, भगवान की शुक्र है भैया, ऊपर वाले का कृपा है, आशीर्वाद है, बच गए, बस खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। तो इसी तरीके से रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है बच्चा। रिप्रेशन में हम लोग लिखेंगे थ्योरी। In this defense mechanism, in this defense mechanism, unconsciously the negative memories are get
repressed. So repressed after a time interval, so person do not face or experience the anxiety or stress. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अपने आप ही अनकॉन्शियसली, इस पे थोड़ा सा जोर देना दिमाग पे, अनकॉन्शियसली यानी कि बंदे ने या पर्सन ने जानबूझ के उन चीज़ों को भूलने की कोशिश नहीं की, उसके दिमाग से ही या उस यानी कि बायोलॉजिकली ही अपने आप ही जो है बिना इंटेंशनली ही उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ड्रेन आउट हो गई, उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे रिप्रेस्ड हो गई, दब गई। और यहाँ तक कि कुछ तो उसको याद भी नहीं थी, और कुछ याद थी तो उसको उस चीज़ से उतना तनाव भी महसूस नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर जब भी जीवन में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव सिचुएशन आप लोग फेस करें, वैसे तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, फर्स्ट क्लास रहें, लेकिन फिर भी कभी भी इस तरीके की सिचुएशन या कैसी भी सिचुएशन जीवन में आ जाए, एक बात ध्यान रखना, समय है कट जाएगा, आगे निकल जाएगा। समय है कट जाएगा, आगे निकल जाएगा, और आप भी आगे निकल जाएंगे, और आपकी सभी चिंताएं, सभी जो भी आपके स्ट्रेस थे, तनाव है उस सिचुएशन को लेके पर्टिकुलरली, वो सब गायब हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। सो ऑलवेज बी मोटिवेटेड, ऑलवेज बी फोकस्ड, ऑलवेज बी एनर्जेटिक। हमेशा अपने सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें। तो आगे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल लिखेंगे, ए चाइल्ड, नहीं नहीं, अच्छा लिखते हैं कुछ, ए पर्सन experience a person experience a stress or anxiety during childhood due to any painful situation, but after a year, आफ्टर ए ईयर यानी कि एक तरीके से अडल्टहुड या अडोलसेंस भी हो सकता है, यानी कि लगभग जब वो 18 20 22 23 24 साल का हो जाएगा, अडल्टहुड का मतलब आफ्टर अ ईयर इन अडल्टहुड, ही और शी डू नॉट गेट दैट मच ऑफ एनजाइटी एंड स्ट्रेस, को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए एंड एस, एनजाइटी एंड स्ट्रेस कंपेयर टू चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में उस दौरान उसने जो स्ट्रेस और एनजाइटी फील किया होगा, तो लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया और उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें या तो गायब हो गई या दब गई, अब उसको उतना एनजाइटी नहीं है, तो इसलिए इसे ही हम लोग रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इस पे मैंने स्पेशली तुम लोगों को फोकस करवाया है अनकॉन्शियसली पे। अनकॉन्शियसली पे इसलिए फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को लाइन कही कि भैया रिप्रेशन और सप्रेशन लगभग लगभग थोड़े से सिमिलर है, बस एक चीज़ का ही डिफरेंस है। यहाँ पे था आपके अनकॉन्शियसली, यानी कि बंदा जानबूझ के नहीं, अपने आप ही उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें, वो सारी सिचुएशंस जो है गायब होती जा रही थी, ब्लर्ड होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है जो हम आगे देखेंगे, अभी बता दूंगा तो काफ़ी बच्चे स्किप करके सीधे आगे भी नहीं पहुँचेंगे, नहीं सॉरी, काफ़ी बच्चे जो है देखेंगे ही नहीं, अभी पहुँच जाएंगे छोड़ छाड़ के वीडियो को, चलो ठीक है हो गई टाटा बाय बाय, कहानी ख़त्म। तो इसलिए एक सस्पेंस हो गया तुम लोगों के लिए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो आगे अपन लोग देख लेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों के दो डिफेंस मैकेनिज्म पूरे हो गए। तीसरा हम लोग देखेंगे सब्सटीट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म, कि सब्सटीट्यूशन किसे कहते हैं।
तीसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि यदि एक चीज़ हमें नहीं मिली तो दूसरी चीज़ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। भाई 50,000 वाला मोबाइल नहीं मिला तो रोना क्यों है, 30,000 वाला तो मिल जाएगा ना, कुछ तो मिल ही जाएगा, कीपैड मिल जाएगा। तो उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म को हम किस तरीके से समझेंगे बेटा। सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि देखो, एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट। काफ़ी सारे तुम में से जो बच्चे हैं, जो नर्सिंग में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट करके आए हैं, उन्होंने अपना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ क्या किया, उन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी। अब नीट की प्रिपरेशन तो करी लेकिन नीट में सिलेक्शन हो नहीं पाया उनका, क्या हुआ कि नीट में सिलेक्शन हो नहीं पाया। अब नीट में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन लोगों ने क्या करा भैया, उन लोगों ने ये करा, क्या करा कि तुम लोगों ने अब नर्सिंग सेलेक्ट कर ली। भैया अगर नीट में सिलेक्शन हो जाता तो अपन डॉक्टर बन जाते ना। लेकिन अब जब नीट में 4 अटैम्प्ट देने के बाद में, 5 अटैम्प्ट देने के बाद में, इतना पूरा अपनी तरफ से 100% तुम लोगों ने दिया होगा, नो डाउट, लेकिन अब अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अब आप लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे तनाव में आ जाएंगे। नीट की जर्नी तो अपने आप में ही स्ट्रेसफुल है भाई, अपने आप में स्ट्रेसफुल है ना। पहला अटैम्प्ट भी नहीं हुआ ना तो थोड़ा सा बच्चा जो होता है डिप्रेशन में चल जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस फील करने लग जाता है। जबकि फिर आप लोगों ने दूसरा अटैम्प्ट भी दिया, तीसरा भी दिया, चौथा भी दिया होगा मे बी। अब ऐसे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब सिलेक्शन नहीं होता तो बच्चा स्ट्रेस फील करने लग जाता है, बच्चा एनजाइटी फील करने लग जाता है, स्टूडेंट क्या होता है डिप्रेशन फील करने लग जाता है। अब उस दौरान एट द एंड अगर वो चाहता है कि भैया मेरे से नीट नहीं निकल रही, मैं नीट को हाथ जोड़ता हूँ, तो क्योंकि अब अगर उसने ज़्यादा प्रिपरेशन करी और आगे कोई वो फेल, फिर से वो फेलियर हो गया या फेल हो गया, तो बार बार तो रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म भी नहीं लगा सकता। मान लो पहली बार फेल हुआ होगा तो उसने रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर लिया होगा, घर वालों को बोल दिया होगा आप लोगों ने मेरे को अच्छे पीजी में नहीं रखा इसलिए फेल हो गया, या आप लोगों ने मेरे को अच्छी सुख सुविधा नहीं दी, या मेरे पास ये समस्या थी। अब तो 4 बार हो गया, चौथे अटेम्प्ट में या पांचवें अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो फाइनली वो क्या करेगा, एक मैच्योर डिसीजन लेगा। इसलिए इसको मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर रखा गया है कि वो एक मैच्योर डिसीजन लेगा कि ठीक है भाई, नीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन रहना मेरे को सेम सिमिलर स्ट्रीम के अंदर है, सिमिलर प्रोफेशन के अंदर है, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन में। तो क्यों ना, कोई बात नहीं, नीट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं फिजियोथेरेपी कर लेता हूँ, मैं बीएससी नर्सिंग कर लेता हूँ, मैं अदर पैरामेडिकल कोर्स के कोर्स कर लेता हूँ, मैं और जितने भी अदर जितने भी कोर्सेज होते हैं अपने मेडिकल फील्ड के अंदर वो सारे कोर्स कर लेता हूँ। तो इससे क्या हो गया कि उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने आप को। अगर नीट नहीं हुआ तो उसने क्या करा बेटा, उसने कर लिया बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या जो भी कोर्स उसे मिला। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म। बजाय वो एनजाइटी में पड़ा रहता, बजाय वो स्टूडेंट स्ट्रेस फील करता रहता, शायद वो आगे जाके डिप्रेस भी हो जाता, शायद वो आगे जाके सुसाइडल थॉट्स और सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन रैदर देन उसने एक मैच्योर डिसीजन लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने मेरा बेस्ट दिया था, अब मैं आगे जाके नीट कर लूँ, नीट नहीं हुआ तो मैं बीएससी नर्सिंग कर लूँगा। तो यही आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। लिखेंगे इसमें हम लोग, इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म पर्सन सब्स्टिट्यूट देयर अनअचीवेबल गो अनअचीवेबल गोल्स, या टारगेट भी लिख सकते हैं, टू मोस्ट अचीवेबल गोल्स। यानी कि जो चीज़ वो अचीव नहीं कर पा रहा था किसी भी कारणवश, अब फाइनली उसने क्या करा कि उसको कंपनी उसको जो है उसने क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा और नर्सिंग का कोर्स सेलेक्ट किया। ये जस्ट एग्जांपल है। अब इस तरीके से देखो, जैसे अपन 12 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, 12 के अंदर अलग अलग सिचुएशन पढ़ेंगे। तो मैं यही तुमको शुरुआत में कह रहा था कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एक ही डिफेंस मैकेनिज्म को सभी तरीके की सिचुएशन पे चिपका दिया और स्ट्रेस और एनजाइटी से फ्री हो गए, नहीं। हर सिचुएशन, हर तरीके की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, इफ स्टूडेंट डू नॉट पास देयर
ऐसे एग्जांपल्स लिखेंगे जो कि आप लोग रिलेट कर सको, जिनको आप फील कर सको, समझ सको, जैसे कि नीट वाला है। इन देयर नीट एग्जाम, सो he or she decided to select a other course of same, लाइक डिपार्टमेंट हो गया या प्रोफेशन हो गया। ठीक है, तो क्या किया, नीट में नहीं हुआ तो किस में का हो गया, बीएससी नर्सिंग में हो गया। इस तरीके से और लिख लेते हैं जिससे कि नोट समझ में आ जाए। अगर नीट नहीं हुआ तो किस में हो गया, उसने उसका हो गया भैया बीएससी नर्सिंग में या जीएनएम में या पैरामेडिकल के अदर कोर्सेज़ के अंदर, डीएमएलटी वगैरह, लैब टेक्नीशियन, ये वगैरह जो सा काफ़ी सारे कोर्स होते हैं, या फिजियोथेरेपी बीपीटी के अंदर, एग्जेट्रा, काफ़ी सारे कोर्स होते हैं। तो उसने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया इधर। अदरवाइज वो अगर वहीं रहता तो खामा का स्ट्रेस और एनजाइटी फील करता, इसलिए उसने सब्सटीट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया। यहाँ पे हो गए हमारे 3 डिफेंस मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट अपना कौन सा है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है हम लोगों का सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। सब्लिमेशन के एक अंदर एक बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है, देखेंगे अभी। सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म, 4th पॉइंट है ना। सबली क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन शानदार होगी अगर तुम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो। सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म, सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म, एक हिंट देता हूँ, सुल्तान मूवी देखी है? देखी होगी। सुल्तान, सलमान खान की मूवी। रॉक स्टार मूवी देखी है? रणबीर कपूर की मूवी काफ़ी पुरानी होगी। अगर नहीं देखी है ना तो एक बार देख लेना। अरे सर आप तो क्या मतलब, क्या कर रहे हो आप, मतलब यहाँ पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मूवीज़ की बातों पे ले गए। आप तो पिक्चरों की बातें कर रहे हो, सलमान खान की बातें कर रहे हैं आप। जो कौन है, हाँ, रणबीर कपूर की बातें कर रहे हैं आप। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस मूवीज़ के अंदर सलमान खान ने और रणबीर कपूर ने एज अ एक्टर, वो तो एक्टर है, लेकिन उस मूवी के अंदर उन्होंने जो रोल निभाया है उस रोल के तहत उन्होंने ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ लिया है। कौन सा? सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म कैसे? अब अगर इसको तुमको रियली जानना है तो मूवी देख लेना या उनका शॉर्ट क्लिप्स देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन वैसे तो मैं तुम लोगों को बता ही दूंगा। तो सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, पर्सन अपने आप को किसी भी प्रकार की एनजाइटी और स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या करता है, अपनी जो एनर्जी उस दौरान उसके शरीर के अंदर जनरेट हो रही होती है ना, वो एनर्जी, उस एनर्जी को यूज़ करता है किसी अचीवेबल टारगेट के लिए, किसी भी अच्छे गोल को अचीव करने के लिए, कुछ इफ़ेक्टिव काम के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि उस गुस्से को इस्तेमाल करेगा अपने किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, रनिंग के अंदर, जूडो कराटे के अंदर, या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, जिससे कि उसको एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिले, उसको एक डिज़ायर रिजल्ट मिले। सुल्तान मूवी के अंदर हुआ था ना, यही तो हुआ था सुल्तान मूवी के अंदर, कि जब सुल्तान मूवी में जब सलमान खान सर जो हैं भाई साहब, उनको अनुष्का जो शर्मा एक्ट्रेस थी, हाँ वही थी उस मूवी में, उनसे जब एक तरीके से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, फिर वो उनको जाके बोलते हैं कि हमें तुम्हारे साथ भैया जो भी है शादी वादी रचाना है। क्या बोलती हैं अनुष्का शर्मा मैडम? वो ये बोलती हैं कि भैया तू कौन है, तू क्या है, मैं एक नेशनल लेवल चैम्पियन हूँ मैं तो, और जो भी है इस तरीके की स्टोरी है। तो उसको एक तरीके से बेइज्जत कर देती है। तो सलमान खान क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं इज्जत कमा के वापस आऊँगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंगर होता है, वो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि यार ये तो बेइज्जती हो गई। और उसी दौरान उनके पिताजी उनको बोलते हैं कि भैया क्या तू सुसाइड कर लेगा, क्या मर तो नहीं जाएगा? तो वो क्या बोलते हैं, बच्चा थोड़ी ना हूँ। तब उसके पिताजी ने उनको एक लाइन कही थी कि अपने गुस्से को डायरेक्शन दे।
उस दौरान उन्होंने क्या किया, अपना पूरा एंगर, पूरी एनर्जी, पूरा जोश, पूरा जुनून किस में लगा दिया, पूरा का पूरा रेसलिंग के अंदर लगा दिया। बजाय एनजाइटी और स्ट्रेस फील करने के लिए, बजाय डिप्रेशन में पड़े रहने से, बेहतर उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट किया कि क्यों ना इस एनर्जी को मैं एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर लगाऊं, एक स्पेसिफिक गेम के अंदर लगाऊं, जिससे कि मेरे को एक अच्छा रिवर्ट मिले, मेरे को एक अच्छा क्या मिले, एक स्पोर्ट भी मिल जाए और मेरा करियर भी सेट हो जाए। तो इस तरीके से। दूसरा एक एग्जांपल रॉक स्टार मूवी का मैंने लिया, तो रॉक स्टार मूवी अगर देखी हो तो उसमें समझ में आएगा कि रणबीर कपूर को किसी से मोहब्बत वोहब्बत हो जाती है। शायद नरगिस फाकरी हीरोइन थी उसके अंदर, शायद, मेरे को याद नहीं है ज़्यादा, या शायद सोनम कपूर, एग्जैक्टली नहीं पता। तो उस मूवी के अंदर क्या है कि वो फिर उसको उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। फिर क्या बोलती है भैया, क्या बोलती है, भैया मैं तेरे से ये सब नहीं, नो, तू कहाँ क्या किधर, कुछ नहीं, रोडों पे घूमता है लाइक दिस। फिर रणबीर कपूर साहब क्या करते हैं उस मूवी के अंदर, वो करेंगे कि भैया क्या करेंगे, वो एकदम से गिटार विटार लेके साडा हक एथे रख चालू हो जाते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने स्ट्रेस को डायरेक्शन दी, कहाँ, स्पेसिफिकली सिंगिंग के अंदर। चीज़ कोई सी भी हो सकती है, प्रोफेशन कोई सा भी हो सकता है, कि पर्सन चाहे तो राइटिंग के अंदर, ये कितने सारे शायर वगैरह होते हैं, तो उनके साथ शायद ऐसा हो सकता है, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन जितना मेरे को ऑब्जर्व किया मैंने, मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि उनके साथ लाइफ में इस तरीके की कोई सिचुएशन हुई हो, तभी वो इतनी शानदार शानदार, या जो भी तुम्हारे दिल में उतरने वाले जो कहावतें होती हैं, शायरियाँ होती हैं, शेर होते हैं, वो तुम्हारे सामने रखते हैं। तो क्या किया पर्सन ने, बजाय उस एनर्जी को, बजाय उस एनजाइटी को और स्ट्रेस को फेस करते रहने के, उसने उस एनर्जी को यूज़ किया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, जिससे कि वो क्या कर सके, उस एनर्जी को यूज़ कर सके और साथ ही साथ सब्लिमेट कर सके, सब्लिमेट कर सके यानी कि उससे कुछ अचीव भी कर सके, और अपने गुस्से को और अपनी एनर्जी को डायरेक्शन की दे सके। और यही आप लोगों के डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है मेरे बच्चों। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म, सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। और यदि इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो होगा इसमें, इन दिस टाइप ऑफ डीएम पर्सन शिफ्टिंग शिफ्टिंग देयर एनर्जी, shifting their energy in the specific direction, specific direction such as singing, boxing, राइटिंग यानी कि पोइट्री वगैरह लिखना, पेंटिंग, ईटीसी। इसमें अभी तक उनके पास इस तरीके का कोई गोल नहीं था ना, कि भैया उनका तो कोई गोल था ही नहीं, वो तो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन सडनली उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन होगी कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये वाला गाना बिल्कुल सूट होता है किसके ऊपर, आपका सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। बस चिपका लो दिमाग में, याद रख लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैव अ हाई level of aggression, then he or she can directed this anger या aggression in boxing या एनी स्पोर्ट्स। तो किसी प्रकार के अपने जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर अपने उस एग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, और यही आप लोगों के क्या होता है, सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे।
जो कि है आपका कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। कंपनसेशन भी थोड़ा सा आप लोगों को देखने में और सुनने में जो है किसकी जैसे लगेगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन जैसे लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है। कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, लिख लेते हैं एक बार। फिफ्थ है, सॉरी। कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म, कंपनसेट कर लेना। सब्स्टिट्यूशन के अंदर तो क्या था कि अगर नीट नहीं हुई थी लेकिन करना या रहना उसी सिमिलर फील्ड के अंदर था, इसलिए उन्होंने क्या करा कि बीएससी नर्सिंग कर ली थी, जीएनएम कर लिया था, या कोई अदर पैरामेडिकल का कोर्स कर लिया था। लेकिन कंपनसेशन के अंदर क्या होगा कि यदि कोई बंदा या कोई पर्सन पढ़ाई में बिल्कुल टंट है, बच्चा है, घर वाले करा रहे हैं पढ़ाई, वो कर रहा है पढ़ाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, रैदर देन वो क्रिकेट बहुत शानदार खेलता है। इससे आप लोग मेरे को समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें मैं एग्जांपल लूँगा कि लाइक विराट कोहली जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, काफ़ी ग्रेट प्लेयर हैं क्रिकेट के। विराट कोहली जी को देखेंगे तो लगभग शायद 12th क्लास पास आउट हैं, सचिन तेंदुलकर सर को देखेंगे तो वो भी जो कि है शायद 10th क्लास पास आउट है, लेकिन रेदर देन उन्होंने पढ़ाई में, अगर वो शायद ऐसा हो सकता है उन्होंने ज़्यादा हायर स्टडीज़ नहीं करी हो या बेस्ट नहीं हो या जो भी हो, वो उनका पर्सनल पॉइंट है, लेकिन उन्होंने कंपनसेट किया। उन्होंने क्या किया कि हम पढ़ाई में सही नहीं है लेकिन हम क्रिकेट में बहुत शानदार, और क्रिकेट जगत के वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्या हुए, खिलाड़ी बने। तो इसी तरीके से कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म में यदि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, अब घर वालों को कैसे फेस करूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अपना जो इंटरेस्ट है, जो आपका मोटिव है, जो आपकी जो इच्छा है कि मेरे को वो चीज़ अचीव करनी है, आप उसके लिए मेहनत करें। आपको लगता है मैं सिंगिंग में बहुत अच्छा हूँ, आप सिंगिंग करें। अभी तक यहाँ क्या है कि उसके पास एक ऑलरेडी टारगेट है कि उसको उसके घर वाले पढ़ाई करवा रहे हैं, एक लाइन है उसके पास, लेकिन वो उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो क्या करेगा कि अपने आप को कंपनसेट करेगा। उसने यहाँ पे डिपार्टमेंट ही चेंज कर लिया। जबकि सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे कि नीट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मेडिकल के अदर प्रोफेशन में से कहीं पे भी रह लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, इसलिए आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। दैट्स गुड, वेरी गुड, कोई बुरी बात नहीं है ये। लेकिन वो अलग डिफेंस मैकेनिज्म और कंपनसेशन के अंदर बिल्कुल स्ट्रीम ही चेंज कर दिया। अभी तक मान लो काफ़ी ऐसे हो सकता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हों जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी हो 3 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उधर उन्होंने क्या करा कि मेडिकल फील्ड ना चुन के उन्होंने कोई दूसरा फील्ड चुन लिया या कोई दूसरा फील्ड सेलेक्ट कर लिया, लाइक बीबीए, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो फील्ड है उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। नीट नहीं हुआ 4 साल में, कोई बात नहीं, लेकिन अब एनजाइटी और स्ट्रेस में क्यों पड़े रहना है अपन को। अपन को तो ये देखना है ना कि भैया अब हम इससे निकले कैसे बाहर। एक मैच्योर डिसीजन कि ठीक है हम लोगों को अब मेडिकल में नहीं रहना, लेकिन मैं अच्छा हूँ या बेहतर हूँ बिजनेस के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा दिमाग या मेरी जो भी स्किल्स है मैं बिजनेस के अंदर लगा सकूँ। तो इसलिए उस पर्सन ने क्या करा, बीबीए कर लिया। इस तरीके से वो किसी भी स्ट्रीम या किसी भी कोर्स या किसी भी डिग्री या किसी भी डिप्लोमा या किसी भी सर्टिफिकेट को वो ज्वाइन कर सकता है और अपना जो भी बेस्ट से बेस्ट है परफॉर्मेंस दे सकता है। तो कंपनसेशन के अंदर क्या होता है कि इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म पर्सन कंपनसेट, इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म पर्सन कंपनसेट, या लिखें कि एक तरीके से चेंज, या लिखें कि एक तरीके से सेलेक्ट द अदर स्ट्रीम कोर्स, या लिखें फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसने कोई दूसरा फील्ड और स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट इनफ इनफ गुड या बेटर इन देयर स्टडीज, बट देयर may be chances he or she can perform well या excellent
इन अदर स्ट्रीम, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, सिंगिंग, रनिंग, ईटीसी, जो भी उसको बेहतर लगे, जो भी उसको अच्छा लगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, लाइक तुम लोगों को याद रहेगा, विराट कोहली सर, और और कौन आप लोग हैं, सचिन तेंदुलकर सर। विराट कोहली सर भी हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर सर भी हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले वाली मूवी के अंदर मैंने लिखा नहीं था एग्जाम्पल, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल, तुम लोगों को याद रहेगा, लाइक सुल्तान मूवी, लाइक रॉक स्टार। ये क्या है, दोनों की दोनों मूवीज़ हैं जो कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया था। तो ये हो गया कंपनसेशन, ठीक है, विराट कोहली सर और सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर सर, इनका एग्जांपल मैंने दे दिया कि हाँ ये स्टडीज़ में अच्छे नहीं होंगे। एक एग्जांपल हो रहा है इसी का ही, आमिर खान एक्टर है ना अपने, देखा होगा उन्होंने दंगल मूवी के जो है ना, उसमें भी उन्होंने की भी अगर लाइफ के बारे में आप लोग देखेंगे तो शायद उन्होंने भी 10th 11th 12th कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो एज अ एक्टर बहुत बेहतरीन एक्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी है बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कम क्या किया उन्होंने, कंपनसेट किया, एक चीज़ में अच्छे नहीं थे लेकिन दूसरी चीज़ में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त थे। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म यदि हम लोग इसका देखें, जो कि है आपका इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म, और सबसे ज़्यादा अमेजिंग डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब वैसे तो सभी अमेजिंग है लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसके अंदर क्या है, देखो, इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म लिखते भी चलेंगे, बातें भी करते चलेंगे, क्लास में इंटरेस्ट रखो थोड़ा सा और आगे बढ़ो। सिक्स्थ आपका जो कि है इंटल एक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है भैया इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म? इंटेलेक्चुअल यानी कि जहाँ पे भी वर्ड आ जाए ना इंटेलेक्चुअल, यानी कि रिलेटेड टू आवर ब्रेन, अपने दिमाग से संबंधित है। अब इसमें क्या है कि अगर पर्सन की लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशंस आ जाएं, फॉर एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली, पिताजी हैं, वो आपके पास सुबह ऑफिस गए, मतलब घर से, शाम को घर से ऑफिस से वापस घर आ गए, घर आ गए, अब घर आते ही बढ़िया सा तुम में डांट लगा दी, जबकि तुम बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, आराम से चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन अचानक से आके डांट लगा दी, तुमको चिल्लाने लग गए, या बाई चांस तुम्हारे एक बढ़िया सी चमाट रख दी जोरदार वाली। अब तुम लोग सोचोगे भैया मेरे को क्यों बचा दिया ज़बरदस्ती है, मैं बढ़िया पढ़ रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ या मोबाइल देख रहा हूँ, मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं, मेरे को क्यों बचा दिया। अब इस जगह आप थोड़ा सा एंगर शो कर सकते हो, लेकिन बेटा वो पिताजी हैं, तुम्हारा एंगर कुछ नहीं है, उनके जूते के नीचे है तुम्हारा एंगर। लेकिन फिर भी क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा नाराज़ हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, तनाव में आ जाओगे, स्ट्रेस फील करोगे कि आखिरकार पिताजी ने मार क्यों दिया। ऐसा भी हो सकता है कि तुम जाके मम्मी के ऊपर बोलने लग जाओ, ऐसे वैसे वैसे। इतना एंगर शो करने के बजाय, इतना स्ट्रेस फील करने की बजाय, आप लोग ये सोचोगे, अपना ब्रेन यूज़ करोगे, इसलिए मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म रिलेटेड टू आवर ब्रेन, आप अपना दिमाग यूज़ करोगे और ये सोचोगे कि शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे पिताजी का ऑफिस में किसी बात को लेकर दिमाग ख़राब हो गया हो, बॉस से कोई कहा सुनी हो गई हो, किसी और दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई झगड़ा हो गया हो, कोई बात हो गई हो जिसकी वजह से शायद वो अपना गुस्सा वहाँ पे तो नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर कर दिया। तो अब आपने अपने आप को स्ट्रेस और एनजाइटी से बचाने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया, जो रक्षात्मक प्रतिक्रिया यूज़ करी, वो क्या हुई, वो हुई आपकी इंटेलेक्चुअल, यानी कि आपने अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ यूज़ करी, आपने अपने ब्रेन की एबिलिटीज़ यूज़ करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि मेरे जीवन में अचानक से जो भी ये नेगेटिव सिचुएशन हुई है, जो भी इस तरीके की सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन हुई है, इसके पीछे एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, इसके पीछे का क्या क्या कारण है इसका, उसका कारण फाइंड आउट करोगे आप, रूट कॉज फाइंड आउट करोगे, ये आपका इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सन यूज देयर इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज टू फाइंड आउट द रूट
कॉज, रूट कॉज भी लिख सकते हैं, या एक तरीके से मेन कॉज भी लिख सकते हैं, मेन कॉज ऑफ द पेनफुल सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन। क्या करा, पेनफुल या नेगेटिव सिचुएशन को यूज़ किया। अच्छा, इसी डिफेंस मैकेनिज्म का ये जो मैं एग्जांपल अभी दिया फादर वाला, इसको याद रखना, क्योंकि नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर भी एक सेम एग्जांपल दूंगा और वो इससे कोरिलेट करूंगा, मैं बताऊंगा कि भैया आखिरकार किस तरीके से क्या हुआ। तो क्लास के साथ बने रहें। तो इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म आप लोगों के ये हो गया। इसका एग्जांपल यदि लिखें, आफ्टर कमिंग टू होम इफ अ पर्सन शाउट और fight with their family members without any logical reason, बिना किसी लॉजिकल रीजन के, विदाउट एनी लॉजिकल रीजन, देन, कलर चेंज कर देता हूँ, देन their family members try to understand that there may be a chances our father हो सकते हैं, like our father having some professional issues with their boss in the office। हो गया ना? ठीक है। तो घर पे आके पिताजी चिल्लाए बेटे के ऊपर, माँ के ऊपर, घर के किसी भी सदस्य के ऊपर, तो उस जगह फिर हमने क्या सोचा कि हमने अपना भेजा यूज़ किया। क्या यूज़ किया? दिमाग यूज़ किया। और दिमाग यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट किया कि एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है। देयर में बी अ चांसेस कि उनका घर पे जो वो चिल्ला रहे हैं उसकी वजह ये हो सकती है कि उनका ऑफिस में किसी बात को लेके दिमाग ख़राब हो गया होगा। जनरली हो जाता है कभी कभार, हमारे दोस्त भी हमारे ऊपर शाउट कर देते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि ठीक है यार, कोई बात होगी शायद, उनके दिमाग को उतना कोई अपसेट होगा, शायद कोई मूड ऑफ होगा या कोई सिचुएशन को लेके, इसलिए उन्होंने अपना पूरा गुस्सा हमारे ऊपर एक बार के लिए निकाल दिया। अब हम इस बात को लेके उनसे वापस लड़े, हम वापस उनसे झगड़ा करें, तो ये चीज़ तो सही नहीं रहेगी ना। तो उससे क्या होगा कि बात का जो है और भी ज़्यादा बवाल मच जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, मेरे पिताजी है, मेरे माताजी है, मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे भाई हैं, बहन है, जो भी है, उसने हमारे ऊपर शाउट कर दिया, शायद हो सकता है वो परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स, कूल डाउन, नॉर्मल, दैट्स इट। ये आप लोगों को जो डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे आके आप लोगों के जो सभी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होते हैं। रेशनलाइजेशन, फालतू के बहाने बनाना। रिप्रेशन, अनकॉन्शियसली ही अपने आप जो पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी मेमोरीज़ हैं, नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, उनका रिप्रेस हो जाना, दब जाना। सब्सटीट्यूशन, नीट से बीएससी नर्सिंग के अंदर आना। सब्लिमेशन, सुल्तान मूवी, रॉकस्टार मूवी। कंपनसेशन, विराट कोहली सर, सचिन तेंदुलकर सर। और इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन, इज़ रिलेटेड टू आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। एक चीज़ मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, याद रहे, इट इज़ related to our intellectual, या लिख देता हूँ ब्रेन्स, बी आर, क्या हो जाता है, ब्रेन्स एबिलिटी। तो यहाँ पे आगे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। देन क्लास में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोग यदि यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ तक की क्लास देख ली है तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, कर दो कर दो, शाबाश, लगे रहो।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप है, और इनको इमेच्योर भी कहते हैं, मालएडेप्टिव भी कहते हैं। डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि आगे अब अपने कौन से आगे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म हम लोगों का टॉपिक जो है स्टार्ट हो चुका है। कंफ्यूज ना होए तो इसके अंदर जो इसका पहला हो गया, जो कि है आपका डिनाइल। देखो बेटा, डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म इन विच, जिसके अंदर पर्सन क्या करता है, पर्सन ये करता है कि वो अपनी गलती को कभी मानता ही नहीं है। डिनाइल यानी कि डिनाई कर देना, यानी कि साफ तौर पे मना कर देना कि ये गलती, ये नुकसान मेरी वजह से नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, तुम लोगों से घर के अंदर टीवी जो तुम्हारे पास है वो टूट जाए, और तुम लोगों को फिर तुमको लोगों को टेंशन हो जाएगी कि यार टीवी पिताजी अभी लाए थे 1-2 महीने पहले, अभी ख़राब हो, वो सॉरी, अभी हमसे गिर गई या टूट गई, ये हमसे नुकसान हो गई। अब घर वाले जो हैं चिल्लाएंगे, डांटेंगे। तो आप लोगों ने क्या करा? डिनाया कि मेरे से ये टीवी नहीं टूटी, लेकिन मेरे को नहीं पता कैसे टूटी। साफ तौर पे मना कर देना कि मेरे को नहीं पता ये टीवी कैसे टूटी। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं कि यदि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, वैसे बच्चे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स है या कोई भी पर्सन है, अगर कोई भी बच्चा है और वो मार्केट में खड़े होकर चुपचाप से सिगरेट पी रहा है, और उसके पड़ोसी ने उसे देख लिया। अब पड़ोसी ने देख लिया भैया, तो पड़ोसी क्या करेगा कि जाके उसके माताजी को बताएगा, उसके पिताजी को बताएगा। लेकिन अब यहाँ पे माताजी पिताजी क्या करेंगे कि एक बार के लिए तो पड़ोसी की बात सुनेंगे, लेकिन उसे इनकार कर देंगे कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आपने किसी और को देखा होगा, वो मेरा बालक नहीं है। वो बात अलग है कि बाद में जैसे ही वो जाएगा और तुम घर के अंदर आओगे, तुम्हारी बढ़िया तरीके से जो है क्या कर दी जाएगी, मरम्मत कर दी जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे कि पहले उन्होंने क्या यूज़ किया? डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि अगर वो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते उस पड़ोसी के सामने कि हाँ, आपने जिस बालक बालक को देखा है वो मेरा ही बालक है, तो अब ये तो क्या होती, ये बात 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, कहाँ पे भी पहुंच सकती थी ना। और उससे उसका, उन लोगों का खुद का भी स्ट्रेस और एनजाइटी बढ़ जाता। तो अब उस जगह पेरेंट्स ने क्या यूज़ किया? उन पेरेंट्स ने यूज़ किया डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। साफ तौर पे इनकार कर दिया कि वो मेरा बालक हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो ऐसे शौक मौज में है ही नहीं। तो ये दो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिए फॉर, जिससे कि हम लोग इसको अच्छे समझ सकें। इन दिस डीएम पर्सन टोटली डिसएग्री, या लिख देते हैं अपन डिनाई, फॉर देयर मिस्टेक्स। अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए साफ तौर पे मना कर देना कि ये गलती मैंने नहीं की। तीसरा एग्जांपल और दे लेते हैं। कॉलेज जाते हैं अपन लोग, जाते हैं कॉलेज के अंदर, क्लासरूम के अंदर पंखे लग रहे हैं, लग रहे हैं भैया। स्विच बोर्ड लग रहे हैं, लग रहे हैं भैया। पंखों को, जो उसके फैंस होते हैं उनको मोड़ देना, स्विच बोर्डों को तोड़ देना, टेबलों को तोड़ देना, डस्टर को इधर से उठा के खिड़की के बाहर फेंक देना, खिड़की का कांच तोड़ देना। अगर कैमरे नहीं है ना, सच बता रहा हूँ, अगर कैमरे नहीं है ना तुम्हारी क्लास के अंदर, तो तुम्हारे जो डिफेंस मैकेनिज्म तुम लोग यूज़ करोगे वो डिनाई डिफेंस मैकेनिज्म होगा। और यदि कैमरे हो गए तो बेटा लाला, तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। तुम लोग तो गए, टाटा बाय बाय। कॉलेज के प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, क्लास कोऑर्डिनेटर्स हो, बढ़िया मरम्मत कर देंगे। तो इसीलिए डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाने के लिए टोटली किए गई गलती के लिए वो डिसएग्री कर देता है, टोटली डिनाई कर देता है कि ये कांड या ये काम मेरे द्वारा नहीं हुआ है। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कि ए पेरेंट्स, काफ़ी सारे एग्जाम्पल बनते हैं, बट ए पेरेंट्स टोटली डिसएग्री टू द अदर persons regarding their alcoholic son। यानी कि पेरेंट्स क्या करेंगे, टोटली किसी सामने वाले व्यक्ति को मना कर देंगे कि नहीं, मेरा बच्चा तो दारू नहीं पीता, वो ऐसे शौक मौज में नहीं है। अगर सबूत के तौर पे अगर तुम्हारा पड़ोसी निकम्मा, मतलब
जिसका यूज़ कर लिया उसने मोबाइल का, और तुम्हारी फ़ोटो वीडियो बना लाया और पेरेंट्स को दिखा दी, तो फिर वापस मरम्मत हो जानी है तुम लोगों की या किसी भी बंदे की। तो इसलिए डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म आप लोगों को ये समझाता है कि अब हम इस तरीके की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए साफ तौर पे मना कर देंगे कि वो पंखे हमने नहीं मोड़े थे, वो स्विच बोर्ड हमने नहीं तोड़ा था, और किसी भी तरीके की गलती हमने नहीं की थी। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म यदि हम लोग देखेंगे, जो कि है आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट। एक एक को टिक करते हुए चलेंगे, वरना कल को तुम कमेंट में लिख के बोल दोगे अरे सर एक रह गया था। तो इससे अच्छा है डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अभी मैंने तुम लोगों को इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म बताया ना, और उसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी फादर है जो घर पे आके अपने बच्चों के ऊपर डांटते हैं, पेरेंट्स को जो है मतलब अपने अदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको डांटते हैं, तो इस जगह क्या होगा कि इस सिचुएशन को मेरे को मिलानी है तुम लोगों के लिए डिस्प्लेसमेंट से। कैसे, बता देता हूँ पहले। डिस्प्लेसमेंट डिफेंस में डिस्प्लेसमेंट का मतलब शिफ्ट कर देना, डिस्प्लेस का मतलब शिफ्ट कर देना। अगर पिताजी आए थे भैया, क्या आए थे, पिताजी आए थे, बच्चे को मार दिया, एक चाटा मार दिया या बढ़िया सा उसको सुना दिया। बच्चे ने तो ये सोचा था कि यार मेरे पिताजी का ऑफिस में दिमाग ख़राब होगा, और अपने आप को अब थोड़ा सा कूल डाउन रखने के लिए उसने इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया। लेकिन उस पिताजी ने जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया था वो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म था, क्योंकि ऐसा था कि पिताजी भैया ऑफिस में बॉस के ऊपर तो चिल्ला नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, जाके घर में जाके फलाने के ऊपर चिल्ला दिया। तो उन्होंने जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जो कि था आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। और आप भी चाहें तो डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको तो दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हाँ भैया पिताजी ने क्यों चिल्लाया, क्योंकि हम तो चिल्ला नहीं सकते ना, तो चिल्ला के समझ लिया। और अब आपको फिर भी आपकी इससे अगर एनजाइटी और स्ट्रेस रिलीफ नहीं होती है, तो आप जाके अपने छोटे भाई के ऊपर चिल्ला दो, छोटी बहन के ऊपर चिल्ला दो, या किसी के ऊपर भी बोल दो अरे ये वो। तो आप दोनों डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन पिताजी ने जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया, तो इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पे आप अपने से सीनियर या सुपीरियर को कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं उनको ज्ञान दे सकते, कुछ नहीं उनको समझा सकते, तो आप लोग क्या करोगे, दूसरों को आके समझा दोगे। तो ये आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। इसकी भी थोड़ी सी थ्योरी जो है हम लिख देंगे। दूसरा अपना टाइप है डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन दिस डीएम person displays their anger to the weaker persons in their surroundings. For example, a father नहीं, a person have a massive fight with their boss in the office, but he cannot but he cannot show their anger to their boss, so he show या displays their anger to their family members। या थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेंगे अपन, एक have
issues, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग आगे पहुंचेंगे फटाफट जल्दी जल्दी, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है दोष देना। क्या होता है? दोष देना, यानी कि किसी और को दोष दे देना, भैया ये काम हमने नहीं किया, हमारी बजाय किसी और व्यक्ति ने ये काम किया है। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा कि इन दिस टाइप, इन दिस डीएम, पर्सन प्रोजेक्ट या इंडिकेट अदर persons for their own mistakes. For example, if a boy break down a mobile phone या टीवी and he project this to their younger brother। अब डिनाइल और प्रोजेक्शन थोड़ा सा सिमिलर लगेगा। डिनाइल में तो क्या किया था, टीवी तोड़ दी थी लेकिन साफ मना कर दिया था मेरे से नहीं टूटी। इधर क्या हो गया, डिस्प्लेस कर दिया, मेरे से तो नहीं टूटी, टूटी भले ही उससे थी लेकिन तोड़ी किसने, मेरे छोटे भाई ने। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल तुम लोगों से कोई नुकसान हो गया, कॉलेज में जो पंखे तुम लोगों ने मोड़ दिए, उस पंखे को मोड़ दिए तुम लोगों ने और गलती से टीचर ने तुम्हें पकड़ भी लिया, तुम लोग टीचर के मतलब टीचर ने तुम लोगों को बुला लिया कि भैया ये चार लड़के थे और इन्होंने जो है, या दो लड़के थे जिन्होंने जो है ये पंखे जो है ख़राब किए हैं। अब उस जगह क्या होगा कि भाई उस जगह आप लोग बोलते कि नहीं मैंने नहीं किया इसने किया, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया इसने किया, किया तुम दोनों ने बराबर है ना। तो ये आप लोग क्या हो गया, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। इसका दूसरा एग्जांपल है, यदि किसी डॉक्टर से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, सर्जरी के दौरान किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, तो डॉक्टर क्या बोलेगा आफ्टर सर्जरी कि ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती नर्सिंग स्टाफ की है, उन्होंने ये गलती की है, उनसे ये गलती हुई है। वो क्या कर देगा, प्रोजेक्ट कर देगा, पर्टिकुलर किसी और पर्सन को टारगेट कर देगा कि भैया ये गलती जो है मेरे से ना होके ये गलती उस पर्सन से हुई है। तो एक एग्जांपल हम वो भी लिख लेंगे। ड्यूरिंग अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी, a doctor makes a mistake but to make ourselves free from any anxiety and stress, doctor project that mistake किसकी तरफ, टूवर्ड ए नर्स और अदर स्टाफ। तो ये आप लोगों के हो गया प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि प्रोजेक्ट कर देना किसी और पर्सन को कि भैया ये गलती मेरे से ना होके फलाने पर्सन से हुई है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म यदि हम लोग देखेंगे कौन कौन से हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिग्रेशन। फोर्थ पॉइंट है आपका रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म जो है सबसे ज़्यादा इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है? इट इज़ द
very mature defense mechanism. In this, person show a childish behavior toward any mistake. तो रिग्रेशन यानी कि रिग्रीट करना, इसमें से रिग्रीट को उठा लो भैया, एक तरीके से रिग्रीट करना। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, या इस डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि पर्सन जो क्या होता है कि अगर उसके जीवन में कोई सी भी या किसी प्रकार की छोटी बड़ी कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई, अब उस सिचुएशन में क्या हो गया कि वो एक तरफ से एकदम से क्या हो गया कि रिग्रीट करने लग गया। रिग्रीट करना चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपसे गलती हुई है, आप मान रहे हैं उसको। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपने मान लिया, ओके ठीक है, आप उस गलती को वापस भी ना करें। लेकिन उसी गलती को मानने के साथ साथ आपने क्या करा, एक रिग्रेशन या एक रिग्रीट जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर लिया कि भैया आप लोगों ने चाइल्डिश बिहेवियर शो कर दिया, बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर शो कर दिया, आप लोग रोने लग गए। आप लोग रोने लग गए बिल्कुल बच्चों के जैसे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया चाइल्डिश बिहेवियर। यहाँ पे लिखा गया चाइल्डिश बिहेवियर यानी कि बच्चों के जैसे व्यवहार करना। जैसे बच्चे नहीं होते, छोटी मोटी भी गलती हो गई तो भी उसके लिए रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी रोने लग गए। शायद ऐसा हो सकता था कि ठीक है आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बात खत्म, लेकिन आप रो रहे हो, कंटिन्यूसली रो रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और इसका एक एग्जांपल यदि हम लोग लिखें, ए नर्स स्टार्ट क्राइंग व्हेन शी अंडरस्टैंड दैट शी forget to give a medication or treatment to the patient। अगर गलती से मान लीजिए, ये तो चलो थोड़ी सी बड़ी सिचुएशन लिख दी मैंने, छोटा मोटा कोई भी ट्रीटमेंट था, जनरल कोई मेडिकेशन थी या कोई भी केयर थी, अगर नर्स भूल गई किसी भी पेशेंट को देना, वो केयर प्रोवाइड कराना, तो उस दौरान क्या होगा कि अचानक से उसको पता लगा कि यार मैंने तो उस पेशेंट को जो है इस समय जो है कि जो मेडिकेशन है वो नहीं दी। तो अब उसके लिए ठीक है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकती है, उस गलती के लिए क्या कर सकती है, जाके डॉक्टर को बोल सकती है कि मैंने वो मेडिकेशन नहीं दी, और डॉक्टर जो भी होगा वो बता देगा। लेकिन अब वो बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लग जाए। एक मान लीजिए 25 26 30 साल का कोई इंसान या 35 साल का कोई व्यक्ति अचानक से फिर वो एकदम से इन छोटी इस तरीके की बातों के लिए रोने लग जाए, तो वो आप लोगों का क्या कर रहेगा, रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो, कहीं ना कहीं अगर, ये तो चीज़ गलत है कि उसने वो जो भी ट्रीटमेंट था वो नहीं दिया। अब ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है पेशेंट की जो स्थिति या कंडीशन है वो बिगड़ जाए, स्थिति या जो कंडीशन है उसकी वो बिगड़ जाए। तो उससे उसको एनजाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस होगा, वो तो स्ट्रेस में जाएगी ना, अरे यार इस पेशेंट की जो तबीयत है वो मेरी वजह से ख़राब हुई है, या इस पेशेंट का जो भी कंडीशन है वो मेरी वजह से हुई है। तो उससे बेहतर वो क्या करती हैं कि रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं कि पहले तो अपनी गलती के लिए रिग्रेट करते हैं, ठीक है ये गलती हमसे हुई है, और फिर अनाप शनाप तरीके से रोने लग जाते हैं और चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सप्रेशन, और सप्रेशन देखने के साथ साथ अपन वापस यहाँ बोर्ड पे आएंगे। और मैंने एक चीज़ कही थी कि रिप्रेशन जो है आपको सिमिलर थोड़ा सा देखने को मिलेगा सप्रेशन से, यहाँ पे आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो रिप्रेशन में क्या था कि व्यक्ति जो है अनकॉन्शियसली, यानी जानबूझ के नहीं, बिना जाने पूछे, यानी जाने अनजाने में उसकी जो भी पेनफुल मेमोरीज थी वो धीरे धीरे से रिप्रेस हो रही थी, दब रही थी। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा था। जैसे मैंने बोला कि बचपन में हमारे साथ कोई इंसिडेंस हुआ था, अब हम बड़े हो गए, अब अचानक से ये थोड़ा ना है कि हम उस सिचुएशन को लेके उतना ही स्ट्रेस और एंजाइटी फील करेंगे, नहीं करेंगे, हम रिलैक्स रहेंगे, ठीक है जो भी होना था वो उस वक्त हो गया था। अब यहाँ पे क्या होता है सप्रेशन के अंदर, हम लोग कॉन्शियसली, हम लोग जानबूझ के क्या करते हैं कि अपने पेनफुल मेमोरीज और इवेंट्स को भूलने की कोशिश करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यार ये चीज़ें, ये मेमोरीज हमारे को बार बार याद नहीं आए, क्योंकि अगर ये बार बार हमको याद आती है तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग ज़्यादा तनाव फील कर रहे हैं, ज़्यादा एनजाइटी फील कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के सप्रेशन। यहाँ पे क्या था, अनकॉन्शियसली,
अनकॉन्शियसली। यहाँ पे क्या है, कॉन्शियसली, यानी कि व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से अपने लाइफ में जैसी भी सिचुएशन, जो नेगेटिव सिचुएशन आई ना, उसको भूलना चाहता है, क्योंकि अगर वो उसको बार बार याद करेगा तो उससे वो बार बार स्ट्रेस फील करेगा। यही आप लोगों के सप्रेशन होता है। बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट अपन लोगों का ये सप्रेशन। इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म पर्सन कॉन्शियसली, कॉन्शियसली को हाईलाइट कर देता हूँ, कॉन्शियसली ट्राई टू फॉरगेट देयर लाइफ नेगेटिव या पेनफुल सिचुएशंस और memory. For example, if person दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, if in family someone is expired, then their family, then the other family members experience the anxiety or stress, but they try to suppress their emotions or feelings to manage these। ठीक है। अब यदि किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा समय है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और पेनफुल सिचुएशन है, और इस दौरान ऐसा होगा भी और होता ही है कि आमतौर पे कोई भी जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लग जाता है, एंजाइटी फील करने लग जाता है। लेकिन कुछ तो बहुत समय के बाद, आफ्टर 6 महीने के बाद अपने आप वो मेमोरीज थोड़ा सा ब्लर हो गई, तो वो तो हो गया आप लोगों के रिप्रेशन। लेकिन सप्रेशन में क्या है कि उस व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करना होता है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अब उस समय की जो भी अदर जो जिम्मेदारियां हैं, अदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस तरीके की सिचुएशन के अंदर, वो उनके ऊपर फोकस करेगा। माना कि उनके परिवार का कोई जो निजी जन है जो कि एक्सपायर हो गया, जो इस दुनिया में अब नहीं रहा हो, लेकिन और उसी वजह से वो तनाव भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो क्या करेंगे, जानबूझ के या किसी तरीके से कॉन्शियसली अपनी इच्छा से अपने जो भी मेमोरीज हैं, जो भी नेगेटिव इवेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे, उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि उनको ये पता है कि आगे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस ड्यूरेशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर वो हमें ही हैंडल करनी है, तो अपने आप को और अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को थोड़ा सा मैनेज करें। तो ये आप लोगों की जो डिफेंस मैकेनिज्म इधर कोई पर्सन यूज़ करता है, तो वो सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे कि व्यक्ति कॉन्शियसली जानबूझ के अपने लाइफ की जो भी नेगेटिव मेमोरीज है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव सिचुएशंस है, उनको जानबूझ के इच्छा से अपनी मर्जी से सप्रेस करने का कोशिश करता है। और लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ दिस यूनिट जो कि है रिएक्शन फॉर्मेशन। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही शानदार एग्जाम्पल बनता है बेटा इसमें, बहुत ही शानदार। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है कि अपने आप को और अपने इमोशंस को जो एक्चुअल में वो अंदर से फील करता है वो शो ना करते हुए उसके अपोजिट जो इमोशंस हैं वो शो करता है। सास बहू का एग्जांपल लेते हैं।
दो कोई सास मतलब कोई सास बहू है, दोनों में नहीं बनती, आपस में घर में वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जो भी सिचुएशंस हैं वो चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई रिलेटिव्स आ गए, जैसे कोई आस पड़ोस के लोग आ गए, तो इस तरीके की सिचुएशन में वो क्या करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि जैसे एक दूसरे से हम कितना मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना अच्छा बॉन्ड है हमारे बीच में। तो क्योंकि अब अगर वो सेम इमोशंस, यानी कि जब वो कोई भी रिलेटिव्स या आसपास के लोग नहीं थे, जब वो सिर्फ दोनों थे, उस दौरान वो बहुत लड़ रहे थे, अगर वही लड़ाई वो उन लोगों के, चार लोगों के सामने करते, तो उससे क्या होता, उससे होता ये कि उनके घर की बात या उनका वो जो मैटर है, जो भी इश्यूज हैं, वो चार लोगों तक पहुंच जाते, 4 से 40 तक पहुंच जाते, और उनकी जो स्ट्रेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती, उनकी एनजाइटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती। अभी तक तो शायद एक कमरे के अंदर बैठ के वो लोग लड़ रहे हों, लेकिन अचानक से वो 40 लोग मार्केट में बात करें, बाहर बात करें कि अरे फलाने के दो लोगों में तो, या सास बहू में तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अब इस तरीके की सिचुएशन से अपने आप को मैनेज करने के लिए, कॉप करने के लिए, बचाने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म ये लोग यूज़ करेंगे, वो आप लोगों के जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा वो होगा आपके रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें लिखते हुए चलेंगे, इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म पर्सन कैन नॉट शो या एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल या रियल इमोशंस और फीलिंग्स, रियल इमोशंस और फीलिंग, एंड शो अ अपोजिट इमोशंस। यानी कि ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल, या ऐसा होता है कि व्यक्ति एंगर में है, गुस्से में है, लेकिन वो चार लोगों के सामने अपना गुस्सा ना दिखा के वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को वो दिखा रहे हैं हैप्पीनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी लिख लेंगे हम लोग, ए मदर इन लॉ, यानी कि सासू माँ, एंड डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू रानी, हैव अ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बट rather than they show their original emotions to each other, they express a happiness in front of each other and also to their surrounding world. That's it. तो या तो ऐसा हो सकता है कि भैया वो दोनों आपस में भी एक दूसरे से खुन्नस खाते हों, लेकिन अब खुन्नस तो खाते हैं, अब एक दूसरे को भी बता दें। एक सिचुएशन तो मैंने पहले वाली बताई है, दूसरी सिचुएशन ये भी कि खुन्नस तो खाते हैं एक दूसरे से अपन, वो दोनों यार नी के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ाई है, झगड़े हैं, लेकिन एक दूसरे को ऐसे दिखाएंगे कि हाँ मैं तुम्हारी कितनी केयर करती हूँ, कितनी परवाह करती हूँ, और कितना तरीके से मैं तुम लोगों को रखती हूँ, आपस में एक दूसरे को ये दिखाएंगे। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म बना है वो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक सास बहू के लिए बना है, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जाके अपने जितने भी और जो भी डिफेंस मैकेनिज्म थे वो कंप्लीट होते हैं। फ्रंट पेज पे आएंगे एक बार के लिए कि भैया डिफेंस मैकेनिज्म किसने डिस्कवर किया, सिगमंड फ्रॉइड ने 1894 के अंदर किया। क्या है डिफेंस मैकेनिज्म, किसी भी पर्सन को अगर अपने आप को किसी प्रकार की एनजाइटी और स्ट्रेस से बचा के रखना है,
तो वो चाहे तो इन टेक्निक्स को, इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके में विभाजित किया गया है, मैच्योर एंड इमैच्योर, यानी कि ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ये कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, और इनसे जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेटर होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पर्सन को देखने को मिलते हैं। नेगेटिव क्या है, इमेच्योर है, रोने लग रहे हैं, एक दूसरे को दोष देने लग रहे हैं, है तो ये भी डिफेंस मैकेनिज्म। इससे भी वन पर्सन जो है अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी फील रख रहा है, लेकिन एक तरीके से मतलब दूसरे को ब्लेम करके, रो के, एक तरीके से झूठा दिखावा करके। मैच्योर वे नहीं है ना ये, मैच्योर वे ये सारे हैं, ये सारे इमेच्योर वे हैं। तो यहाँ पे जाके ये जो टॉपिक है अपना डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, और ये टॉपिक आप लोगों को आपके बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी के अंदर, और साइकेट्रिक यानी कि जो बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर की साइकेट्रिक है उसके अंदर आपको ये टॉपिक दिखने को मिलेगा। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से इस टॉपिक को याद करें, और हो सके तो अगर आपके जीवन में कभी भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आए तो आप इनमें से जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली तो अपने आप हो ही जाएगा, इनको यूज़ करें और अपने आप को हर तरीके की स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री रखें। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें, बिंदास रहें, ज़बरदस्त रहें, मस्त रहें, खतरनाक रहें। आज की क्लास में और अभी की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, समझ गए तुम लोग है ना, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।